वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, जनूबी पंजाब में सेहत के शोबे में बड़ा इनकलाब। 9 अरब का ड्रीम प्रोजेक्ट निश्तर 2 मुकम्मल होने के करीब। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी निश्तर 2 के तामीराती काम का जायजा लेंगे। चिल्ड्रन अस्पताल, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट और सर्किट हाउस का दौरा भी मुतवक्के है। वजीर आला मोहसिन नकवी के दौरे के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वजीर आला मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता दौरा मुल्तान पर निश्तर 2 को मुकम्मल करने की हिदायत की थी। पहले मरहले में आउटडोर वार्ड का आगाज भी किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं बिलाल नियाजी से। जी बिल्कुल, बात करें तो जनूबी पंजाब में ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल हुकूमत पंजाब की जानिब से इसका आगाज किया गया था और ये कई साल से ये मनसूबा ज़ेरे तकमील था। तकरीबन 3 साल से ये मनसूबा ज़ेरे तकमील था और इस हवाले से बार बार इस मनसूबे को मुकम्मल करने की डेडलाइन जारी की गई थी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था। गुज़िश्ता दौरा मुल्तान में जब वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुल्तान का दौरा किया, उन्होंने निश्तर 2 हॉस्पिटल का जब जायजा लिया तामीराती काम का, तो काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार था, जिस पर उन्होंने बरहमी का इज़हार किया था और कहा था कि ये जो आउटडोर का मनसूबा है ये मई के आखिर तक 30 मई तक मुकम्मल करके हर हाल में मुकम्मल किया जाए। जिसके बाद वहां पर 3 शिफ्ट में काम का आगाज हुआ और आज इस हवाले से जो आउटडोर का मनसूबा है वो तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। और आज वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मुल्तान अपनी आमद के मौके पर निश्तर 2 हॉस्पिटल का दौरा करेंगे। आउटडोर वार्ड के हवाले से जो उन्होंने डेडलाइन दी थी, जो इंतजामिया को टास्क दिया था कि ये जो आउटडोर वार्ड है इसको मुकम्मल किया जाए, वो तमाम तरह तामीराती काम का और उसके साथ साथ जो इंतजामिया को हिदायत जारी की गई थी उस हवाले से उसका जायजा लेंगे। अगर हम इस मनसूबे के हवाले से बात करें तो 9 अरब रुपए से ज़ायद का ये प्रोजेक्ट है और इस हवाले से इसको गुज़िश्ता साल दिसंबर में मुकम्मल करने की डेडलाइन जारी हुई थी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका था, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने अब नोटिस लिया और कहा गया कि इस मनसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। अगर हम बात करें तो निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान का जो फेज 1 है उसमें आउटडोर वार्ड में उसके साथ साथ 500 बेड का ये हॉस्पिटल होगा, जहां पर मरीजों का इलाज किया जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ पर जो निश्तर 2 का अस्पताल का जो तामीराती काम है वो भी आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है। अगर हारून दिखा सके तो इस वक्त यहाँ पर जो इंट्रेंस है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। आउटडोर के हवाले से जो सड़कें हैं उसको मुकम्मल किया जा रहा है। उसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज यहाँ पे कमिश्नर मुल्तान ने भी विजिट किया था। उसके अलावा तमाम तर जो मुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अहकामात थे कि निश्तर 2 हॉस्पिटल के हवाले से किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि मुल्तान में और जनूबी पंजाब में मरीजों को सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए एक अहम प्रोजेक्ट था और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब हुकूमत पंजाब की जानिब से इंस्ट्रक्शन जारी की गई थी कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इसके साथ साथ जो मुल्तान में जारी दीगर सेहत के मनसूबे थे उस हवाले से भी वज़ीर आला पंजाब ने अहकामात जारी किए थे और वहां भी 2 से 3 शिफ्ट में काम करके उन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है, जिनमें कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का तोसी मनसूबा भी शामिल है। निश्तर हॉस्पिटल फेज 2 के हवाले से बात करें, जो निश्तर हॉस्पिटल 2 है, अगर हम इस हवाले से बात करें तो अगले मरहले में यहाँ पर जो स्टाफ की हायरिंग होनी है उसके साथ साथ डॉक्टर्स की तैनाती के हवाले से भी सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं और ये कहा गया कि इस मनसूबे को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि जो ये प्रोजेक्ट है इसको मुकम्मल करके शुरू किया जाए ताकि जो मरीज हैं उनका इलाज किया जा सके। मुल्तान में अगर सेहत के मनसूबों के हवाले से बात करें और दीगर हॉस्पिटल के हवाले से बात करें तो निश्तर हॉस्पिटल है जहां पर 1700 बेड का जो कि हॉस्पिटल है, वहां पर काफी ज्यादा मरीजों को परेशानी का सामना इसलिए करना पड़ता है कि वहां पर जनूबी पंजाब भर से मरीज आते हैं और वहां पर उनको उस तरह से सहूलत नहीं मिल पाती, क्योंकि वहां पर मरीजों की तादाद ज्यादा होती है, बेड्स की तादाद कम है। तो निश्तर 2 का जो मनसूबा है उसके मुकम्मल होने के बाद जो मरीज हैं उनको यकीनन इस हवाले से जो उनको पहले परेशानी का सामना होता था वो अब नहीं करना पड़ेगा और इलाज मुआवजे के हवाले से बेहतरीन उनको सहूलियात मिल सकेंगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 9 अरब 76 करोड़ से ज्यादा का ये मनसूबा है, जिसके हवाले से इसके प्रोजेक्ट का आगाज 2019 से ही हो चुका था, लेकिन अब ये मनसूबा अपने आखिरी मरहल में पहुंच चुका है और पहले मरहले में जो फेज 1 है उसका जो आउटडोर वार्ड है उसका आगाज किया जाएगा। आउटडोर वार्ड के आगाज करने के बाद शुजाबाद, जलालपुर पीरवाला, उसके साथ साथ मुजफ्फरगढ़, डीजी खान और दीगर जो इलाके हैं वो इस मनसूबे जो हॉस्पिटल है वहां पर मरीज आके अपना इलाज करा सकेंगे। मुल्तान जनूबी पंजाब के हवाले से ये एक अहम हॉस्पिटल है, एक अहम प्रोजेक्ट है और सेहत के मैदान में एक मेगा प्रोजेक्ट का आगाज किया गया, क्योंकि पहली बार मुल्तान में 9 अरब रुपए से ज्यादा की लागत का एक मनसूबा शुरू किया गया हॉस्पिटल के हवाले से सेहत के मैदान में, जो कि अपने आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है। जी
बहुत बिलाल न्याजी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, निगरान वजीर आला की क़यादत में सूबाई हुकूमत ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पंजाब में 46 लाख एकड़ से जायद रकबे पर कपास की काश्त। मोहसिन नकवी ने महकमा ज़राअत, इंतजामिया और फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा। काश्तकारों के लिए यूरिया की मतलूबा फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आला ने ज़ेर सदारत इजलास में कहा है कि काश्तकारों की मेहनत की बदौलत कपास की ज़ेर काश्त रकबे में इजाफा हुआ। काश्तकार को मेहनत का अच्छा मुआवजा मिलेगा। सेक्रेटरी ज़राअत ने कपास की काश्त और यूरिया की डिमांड एंड सप्लाई के बारे में भी रिपोर्ट पेश कर दी है। आपको बताएं कि निगरान वजीर आला की क़यादत में सूबाई हुकूमत ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पंजाब में 46 लाख एकड़ से जायद रकबे पर कपास काश्त की गई। मोहसिन नकवी ने महकमा ज़राअत, इंतजामिया और फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा है। अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब में रेलवे का निजाम कहीं खस्ता खाली, कहीं सहूलियात का फुकदान। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही रेलवे स्टेशन के निजाम में बेहतरी न आ सकी। ट्रेनों की आमद में ताखीर मामूल बन गई। मजीद तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, अगर बात करें रेलवे स्टेशन के निज़ाम की, शहरी जो हैं वो दूर दराज सफ़र करने के लिए और एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करने के लिए ट्रेन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन का सफ़र करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर मुल्तान के रेलवे स्टेशन में जो ट्रेन का निज़ाम है उसमें कोई ज़्यादा बेहतरी देखने को नहीं मिल रही। शहरियों को कई शिकायत का सामना है, जिसमें ट्रेन के आने में ताख़ीर हो जाना, सफाई के मामलात हैं, टिकट्स का ना मिलना है। तो इस हवाले से मैं बात करने के लिए मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो आज सफ़र करने वाले हैं ट्रेन पर। उनका क्या कहना है जानते हैं, शहरियों से क्या कहना चाहेंगे। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर ख़ास तौर पर किस किस्म के मसाइल का सामना रहता है आप लोगों को? मुल्तान के अंदर तो सर जी, एक तो ट्रेनें 2-2 ढाई घंटे लेट आती हैं, और उसके अलावा छोटे स्टेशन यानी कि जैसे मैंने यहाँ से भावलपुर या रहीमिया खा जाना है, उसके लिए बुकिंग अवेलेबल नहीं होती। जो भी टिकट देते हैं उसके लिए कहते हैं जी इकॉनमी का टिकट है और बुकिंग नहीं है। बुकिंग जब नहीं मिलेगी हमें तो फिर हम क्या करेंगे, उसके खड़े होकर जाना पड़ेगा। अब एक बंदे ने अगर भावलपुर जाना है या रहीमिया खा जाना है, वो खड़े होकर जाता है। और दूसरा ये कि वॉशरूम के अंदर सफाई का निज़ाम इतना नाकिस है, चाहे वो इकॉनमी का है। देखें, एसी स्टैंडर्ड में और बिज़नेस क्लास में तो सफाई ठीक है, नॉर्मल है, वो ठीक है, बेहतरीन है। लेकिन जैसे ही इकॉनमी के अंदर आते हैं, सारे वॉशरूम गंदे, पानी नहीं होता उनमें, लोटा अवेलेबल नहीं होता, बर्थें वगैरह नहीं होती, सफाई नहीं होती, सफाई का निज़ाम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। बस ये शिकायत हैं। एक तो ट्रेनें लेट बहुत होती हैं, दूसरा ये कि अमला जो रेलवे का अमला है सफाई वाला, वो सही तरीके से सफाई नहीं करता। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ और शहरी भी मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, मुल्तान की जो रेलवे स्टेशन है उस पर किस किस्म के मसाइल देखने पड़ रहे हैं? यही मसला है कि सीट नहीं मिलते हैं और कभी कभी पानी भी नहीं होता है, वजू के लिए निमार के परेशान होते हैं। यही मसला है जी। शहरी जो हैं उनको ज़्यादा मसला जो है वो टिकट्स खरीदने में कि जो टिकट्स चाहिए होती है, जो टिकट्स दरकार होती हैं वो नहीं मिलती, और सफाई का मसला जो है वो ज़्यादा शहरियों को दरपेश आ रहा है कि बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान, आप से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, रहीम यार खान रेलवे स्टेशन में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। ट्रेनों का पहिया भी वक्त से आई, मुसाफिर परेशान। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल रहीम यार खान का रेलवे स्टेशन सखर डिवीजन का आमदन का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसाफिर जो है वो सफ़र के हवाले से आते हैं। लेकिन यहाँ पे बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसके पास मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर जो वेटिंग रूम है वो खस्ताहाली का शिकार, और इस वक्त जो है इसको ताले लगे हुए हैं, जिसके बाद मुसाफिरों को इंतज़ारगाह ना मिलने के बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी वाशरूम जो है वो इस वक्त काबिल इस्तेमाल नहीं है। 2 वाशरूम है, दोनों को इस वक्त ताले लगे, और शहरियों को जो मुसाफिर यहाँ पे आते हैं उनको वाशरूम जाने में जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे अगर इस बाउंड्री वाल देखा जाए रेलवे स्टेशन को, तो यहाँ पे बाउंड्री वाल नहीं है, जिसके बाद जो मुसाफिर हैं वो और उनका सामान जो है गैर महफूज पाया जाता है। ये वो तमाम तर मुश्किलात हैं, तमाम तर बुनियादी सहूलियात हैं जिससे ये रेलवे स्टेशन जो है महरूम है। मुसाफिर हमारे समझ उनसे जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि बुनियादी सहूलियात नहीं है तो उसके बाद मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना करना? सर मुश्किलात तो बहुत सारी है। पानी की मुश्किलात है, वाशरूम की मुश्किलात अपना है, पंखे नहीं है, गर्मी कितनी आप देख रहे हो, मुसाफिर बहुत परेशान है पानी की वजह से, वाशरूम की वजह से, वेटिंग रूम की वजह से, कोई यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। इसलिए हुकूमत से और यहाँ के जो नुमाइंदगान हैं उनसे अपील की जाती है कि हमारे लिए और मुसाफिरों के लिए आला इंतज़ाम करें, मेहरबानी। बिल्कुल,
ایک تو ٹرینیں لیٹ آتی ہیں، اس کے بعد یہ تمام تر سہولیات نہ ملنے کے بعد جو مسافر ہیں انہیں کئی گھنٹے ریلوے اسٹیشن پہ پریشان حال میں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ان کا یہی مطالبہ وفاقی وزیر ریلوے سے اور اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ اعلیٰ حکام کو کہ یہاں پہ بنیادی سہولیات میسر کی جائیں تاکہ مسافر سہولیات سے مستفید ہو سکیں۔ بنیادی سہولیات میسر کی جائے۔ بہت شکریہ عامر بھٹی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے۔ اب آپ کو بتائیں مظفر گڑھ ریلوے اسٹیشن انتظامیہ کی اہلی کی نظر ریلوے اسٹیشن ویرانے کا منظر پیش کرنے لگا۔ مسافروں کے بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ، نہ ہی پینے کا صاف پانی میسر۔ اس بارے میں مسافروں کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں عامر ڈوگر سے۔ جی بالکل، مظفر گڑھ شہر سے چند کلومیٹر دور شہر کے سب سے تاریخی ریلوے اسٹیشن مظفر گڑھ ریلوے اسٹیشن پر اس وقت موجود ہیں۔ 1887 میں یہ ریلوے اسٹیشن جو وہ قائم کیا گیا تھا۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ویرانیوں کے ڈیرے ہیں۔ پورے دن میں صرف 2 ہی ٹرینیں گزرتی ہیں، جن میں سے ایک تھل ایکسپریس جو کہ گزشتہ سال چلائی گئی ہے۔ مسافروں کے بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ ہے اور نہ ہی پینے کا صاف پانی۔ جو ٹرینیں یہاں پر نہیں آتی تو یہاں پر جو رکشہ چلانے والے ہیں وہ بھی خاصی پریشانی کا شکار ہے۔ مقامی شہریوں سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ ریلوے اسٹیشن ویران پڑا ہے؟ یہ ریلوے اسٹیشن بہت پرانا ہے جی، انگریزوں کے زمانے کا ہے۔ تو یہاں پہ پہلے 5-6 ٹرینیں چلتی تھی، اب 2 ٹرینیں آتی ہیں۔ تو ہمارا بھی ماشاءاللہ بہت کاروبار اچھا ہوتا تھا پہلے، اب ماشاءاللہ بہت یعنی کہ بہت ہی لوس ہو گیا، کاروبار نہیں ہے خاص۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ سہولیات نہیں ہیں مسافروں کے بیٹھنے کے لیے، اب چھٹیاں تو چونکہ لوگ ٹرینوں میں پہلے پہنچ جاتے تھے، اب کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ کے سامنے ہے جی، دیکھو اب تو اتنا خاص سہولیات کچھ بھی نہیں اتنی خاص۔ کیا مطالبہ ہے آپ کا ریلوے انتظامیہ سے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس کیا کہہ سکتے ہیں ہم تو رکشہ ڈرائیور ہیں، ہم کیا کریں گے۔ جی بالکل، جو رکشہ ڈرائیور ہیں ان کا کاروبار بھی چونکہ ٹرینوں کی آمد و رفت سے منسلک ہے۔ اگر مسافر ہوں گے تو یہ لوگ بھی جو ہے وہ اپنی دہاڑی کما سکیں گے، اپنا رکشہ جو ہے وہ شہر میں لے کے جا سکیں گے، مگر مسافر ہی یہاں پر موجود نہیں ہے تو خاصی جو مشکلات کا سامنا ہے۔ جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ یہی مطالبہ کریں کہ ٹرینوں کی مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ عامر ڈوگر، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ڈیرہ غازی خان سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں مسافر ٹرین کی سفری سہولیات سے محروم۔ گزشتہ کئی سالوں سے ٹرینیں بند ہیں۔ خوشخار خان خٹک بھی 3 سال قبل بند کر دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں عاشر اشفاق سے۔ ڈیرہ غازی خان کے مکین ریلوے کے سفری سہولت سے محروم ہیں۔ گزشتہ 3 سالوں سے خوشحال خان خٹک ایکسپریس جو ہے، جو کراچی سے پشاور اور پشاور سے کراچی جایا کرتی تھی، وہ ٹرین بھی آخری بند کر دی گئی۔ اس کے بعد سے ڈیرہ غازی خان ریلوے اسٹیشن سے کسی ٹرین کا گزر نہیں ہوا ہے، جبکہ جو مسافر ٹرینوں پر سفر کرتے تھے وہ بھی خاصے پریشان ہیں ٹرینیں بند ہونے سے، کیونکہ یہاں پر ڈی جی خان ریلوے اسٹیشن کی بات کی جائے تو ڈی جی خان ریلوے اسٹیشن پر 12 سے زائد کا جو سٹاف تھا وہ یہاں پر تعینات تھا اور پراپر طریقے سے لوگ یہاں پر کاروبار بھی کیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ مسافر جو تھے وہ یہاں سے سفر بھی کیا کرتے تھے۔ جبکہ اب ٹرینیں بند ہونے سے سٹاف کو جو ہے وہ مختلف اسٹیشنز پر تعینات کیا گیا ہے۔ صرف 4 کے قریب سٹاف جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے جو حفاظت کرتا ہے، ساتھ ساتھ صفائی عملہ جو ہے وہ یہاں پر تعینات ہے، جبکہ باقی سٹاف دیگر ریلوے اسٹیشن پر باقاعدہ طور کے اوپر تعینات کیا گیا ہے۔ جبکہ جو مسافر یہاں سے سفر کیا کرتے تھے وہ بھی خاصے پریشان ہیں ٹرینیں بند ہونے سے۔ شہریوں سے بھی بات کرتے ہیں جو یہاں کے مکین ہیں، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ٹرینیں بند ہونے سے کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر ٹرینیں بند ہونے سے ہمیں کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ ابھی ہمیں کراچی جانے کے لیے پہلے ملتان جانا پڑتا ہے، پھر وہاں سے ہم ٹرین پکڑ کے کراچی جاتے ہیں جو کافی لمبا پڑتا ہے۔ جبکہ یہاں اس ٹریک پہ پہلے ٹرینیں چلتی تھیں لاہور سے کراچی تک، لاہور سے کوئٹہ تک، کوئٹہ سے لاہور تک، یہاں پہ رونقیں تھیں، یہاں پہ کاروبار تھا اور سفری سہولیات میسر تھیں۔ اب گزشتہ 3 سال سے یہ اسٹیشن بالکل ویران پڑا ہے، نہ کسی کا کوئی کاروبار ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا یہاں سے عملہ بھی انہوں نے شفٹ کر دیا، جس سے یہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہے، مسافروں کے لیے بہت پریشان کن ہے۔ بالکل مسافروں کے لیے جو ہے پریشان کن بات ہے، کیونکہ ٹرینیں بند ہونے سے کوئی مسافر یہاں سے سفر نہیں، اور خصوصی طور پر مسافروں کے لیے پریشان کن بات ہے۔ بہت شکریہ عاشر اشفاق، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں بہاولپور میں ریلوے انتظامیہ کی نااہلی، مسافر ریفنڈ کے لیے در بدر، آن لائن ٹکٹ بک ریفنڈ کے لیے مسافر خوار ہونے لگے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں طاہر جوئیہ سے۔ بالکل جی، پاکستان ریلویز کی طرف سے ایک بہت ہی اچھی سروس فراہم کی گئی کہ آپ گھر بیٹھے ٹکٹ جو ہے وہ بک کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے کچھ پٹ فال سامنے آئے ہیں۔ مسافروں کو اس میں کافی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ کو ٹکٹ ریفنڈ کرنا ہے یا کینسل کرانا ہے تو اس کے لیے آپ کو لاہور سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا، اور لاہور سے جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے وہ اول تو کال نہیں اٹھاتا، اگر اٹھاتا بھی ہے تو جو ریفنڈنگ کا ٹائم ہے وہ کافی دنوں، 1 ماہ تک اس کو لگ جاتے ہیں ریفنڈ کروانے میں۔ تو مسافروں کو اس والے سے کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ مسافر موجود بھی ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھی سروس ہے، لیکن جب کینسل کروانے کی باری آتی ہے تو کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ فرسٹ تو ان کا ایپ نہیں اوپن ہوتا، اگر اوپن ہو جاتا ہے پہلے تو ایرر آتے ہیں،
اس کے بعد اگر ہم بک کر لیتے ہیں, ہمیں کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے, ہم نے کوئی کینسل کروانا ہوتا ہے ٹکٹ وغیرہ کو, تو ہم کینسل تو کروا دیتے ہیں لیکن اس کا ریفنڈ نہیں ہوتا. ریفنڈ یہ ہے کہ وہ اگر ہم اسٹیشن پہ آتے ہیں وہ ہمیں تو گائیڈ کرتے ہیں, ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیں ریفنڈ کر سکیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نمبرز دے دیتے ہیں, جو ہمارا ہیڈ آفس ہے لاہور ہے, تو نمبرز وغیرہ دے دیتے ہیں, ان سے ادھر سے آپ رابطہ کریں. ہم ادھر کالز وغیرہ کرتے رہتے ہیں لیکن وہ اٹھاتے نہیں ہیں. اتنی کالز کرتے ہیں, اگر اٹھا لیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے 15 سے 25 ڈیز جو ہیں وہ ریفنڈ کو لگیں گے. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان کا, یہ ان کو چاہیے کہ یہ اس کو سولو کریں. بالکل جی, ان کو سالو کریں. اچھی سروس ہے آن لائن ٹکٹ بکنگ کی, لیکن اس میں جو ریفنڈ کا مسئلہ ہے وہ کافی ان کا پرابلمٹک ہے, تو کیا کہیں گے اس پہ؟ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ریفنڈنگ کا ہے نا وہ ہر اسٹیشن پہ اپنا ہونا چاہیے, کیونکہ جب یہ پرابلم ہوتی ہے ہر اسٹیشن پہ اس بندہ جو ہے کلیکٹ کر سکتے اپنے ریفنڈ. بالکل جی, اچھا انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ ہر جو اسٹیشن ہے, لوکل اسٹیشن ہے ریلوے کا, وہاں پر ان کو ایک کاؤنٹر بنانا چاہیے جہاں پر جو ریفنڈنگ کی سہولت ہے وہ بھی دینی چاہیے, اور جو کیوری ہے وہ یہاں پر بھی ان کی سالو ہونی چاہیے تاکہ ان کو لاہور رابطہ نہ کرنا پڑے اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو مسافروں کا یہی مطالبہ ہے کہ جتنے بھی بڑے ریلوے کے اسٹیشن ہیں وہاں پر آن لائن جو ریفنڈنگ ہے ٹکٹ کی وہ یہاں پر کاؤنٹر کھولنے چاہیے. مسافر جو ہیں ان کے طاہر جو یہ بہت شکریہ, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اب آپ کو بتائیں ملتان گراس منڈی کا تاریخی پھاٹک ریلوے انتظامیہ کی توجہ کا مرکز. گنجان آباد رہائشی علاقہ اور دکانیں ہونے کے باوجود انتظامیہ نہ ہونے کے برابر شہریوں کا کیا کہنا ہے, مزید تفصیلات جانتے ہیں حسن ملک سے. جی, شہر اولیا ملتان میں اگر ریلوے پھاٹک کی اور کراسنگ کی بات کریں تو وہ عرصہ دراز سے انگریزوں والا نظام جو ہے وہ آج تک چلتا آ رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی اور احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ کوئی نہیں اپنائی گئی. اگر میرے کیمرہ مین میرے پیچھے آپ کو دکھا سکے تو ایک لمبی ریلوے پھاٹک کی یہاں پر پٹڑی موجود ہے, ارد گرد آبادیاں بھی موجود ہیں, رہائشی علاقے بھی ہیں, دکانیں بھی موجود ہیں اور یہاں پر پٹڑی پر بچے بھی چل رہے ہیں, ساتھ سارے گھر بھی ہیں, علاقہ مکین بھی ہیں, دکانیں بھی یہاں پر موجود ہیں. لیکن احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے معلوم ہو کہ ریلوے انتظامیہ, ملتان انتظامیہ کوئی ایسا کام کر رہی ہے کہ اللہ نہ کرے کسی بھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں کوئی معاملات کو سٹیبل کیا جا سکے. ہمارے ساتھ کچھ علاقہ مکین موجود ہیں, راہگیر موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. یہ بڑا رس لگ جاتا اور بیچارے ڈنڈے گھیر لیتے ہیں. پھاٹک والوں کو عوام بھی کہتی ہے یار پھاٹک کھولو, وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں. بڑا رس ہوتا, گیٹ بند ہوتا اور آنے جانے والے بندے بڑے تنگ ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. اس کے اندر ہے نا ہمیں کوئی رستہ بنایا جائے جو عوام خوشحال رہے اور رستہ کھل جائے تو بہت ہی اچھا. کیا کہنا چاہیں گے بھائی جان, یہیں سے آپ لوگوں کا ریگولر بیس پر گزرنا آنا جانے, کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے نظام میں؟ مطالبہ اور بہتری تو ایسے ہے کہ صبح کے وقت جس وقت بچے یہاں سے اسکول کے ٹائم کے لیے جاتے ہیں تو کم سے کم 2 گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا ہے انہیں, اور یہاں سے ڈبل فاٹک جا کے ریلوے کراس کر کے ہمیں جانا پڑتا فلائی اوور. بعض اوقات تو ریلوے ملازم سے بھی لڑنا جھگڑنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچے لیٹ ہو رہے ہیں. ہم تو چلو لیٹ جاتے ہیں, بچے لیٹ جائیں گے, اسکول سے چھٹی ہو جاتی ہے تو وہ کیا کریں گے. جس کی بھی حکومت آئی ہے کوئی ریلیف نہیں ہے. ہم انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسے سیفٹی پریکاشنز اور میئر اپنائے جیسے یہاں کے علاقہ مکین ڈسٹرب نہ ہو. بہت شکریہ حسن ملک, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے. اب آپ کو بتائیں تحریک انصاف کو خیر بات کہنے والوں کا سلسلہ تھم نہ سکا. پی ٹی آئی شعبہ خواتین سے ایک اور وکٹ گر گئی. سٹی صدر خواتین ونگ ملتان آصفہ سلیم نے بھی تحریک انصاف چھوڑ دی. سیاست سے بھی کنارہ کشی کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ویڈیو پیغام میں کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتی ہوں, ہمیشہ پرامن اور باعزت سیاست کی حامی رہی ہوں. آپ کو بتائیں تحریک انصاف کو خیر بات کہنے والوں کا سلسلہ تھم نہ سکا. پی ٹی آئی شعبہ خواتین سے ایک اور وکٹ گر گئی. سٹی صدر خواتین ونگ آصفہ سلیم نے بھی تحریک انصاف چھوڑ دی. سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کرتی ہوں. اب آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کو ایک اور بڑا جھٹکا. پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے عامر سلطان چیمہ بھی پارٹی چھوڑ گئے. عامر سلطان چیمہ کا ویڈیو بیان جاری ہے, ان کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں. سلطان چیمہ سابق ایم این اے اور میرا بیٹا منیف سلطان چیمہ سابق ایم پی ہے. ہم 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں. پاکستان کی فوج کی بہت عزت کرتے ہیں اور پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. شہداء کی اس ملک کے لیے بہت قربانیاں ہیں جن میں ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے. اس قسم کی سیاست کا نہ ہم حصہ ہیں نہ ہم اس قسم کی سیاست کا حصہ.
जामपुर के नवाही इलाका दाजिल में पीटीआई को बड़ा धचका। एडवोकेट सैयद जावेद बुखारी साबिक चेयरमैन काउंसलर्स और मुख्तलिफ बरादरियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। नून लीग में शमूलियत का ऐलान उन्होंने दाजिल में बड़े जलसा के दौरान किया। सैयद जावेद शाह को नून लीग में खुशामदीद कहते हैं और सरदार परवेज इकबाल, सरदार अमार अवैस लगारी का जलसे से खिताब। कहा, मुश्किल वक्त में नून लीग की हुकूमत ने मुल्क को दलदल से निकाला। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून को राजनपुर का किला बनाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दाजिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा झटका लगा है। सियासी शख्सियत नामवर कानूनदान सैयद जावेद बुखारी अपने एक चेयरमैन और 5 काउंसलर समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल होगा, जिसका बाकायदा ऐलान सैयद जावेद बुखारी ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं सरदार जावेद इकबाल खान गुरचानी और सरदार अमार अवैस लगारी की मौजूदगी में दाजिल में एक बहुत बड़े जलसे के दौरान किया। इस मौके पर जलसे में सैकड़ों अफराद ने शिरकत भी की। सैयद जावेद बुखारी की नून में शमूलियत पर लीगी रहनुमाओं सरदार परवेज इकबाल खान गुरचानी और सरदार अमार अवैस खान गुरचानी ने सैयद जावेद बुखारी को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर वेलकम किया और कहा कि मुस्लिम लीग नून में सैयद जावेद बुखारी की शमूलियत से एक बहुत बड़ा जिले में इजाफा हुआ है और हम यकीन दिलाते हैं कि हम इलाके की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करें कोट अद्दू से। कोट अद्दू में सदर मरकजी अंजुमन ताजिरान की SHO से मुलाकात। शहर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों के पेश नजर लाहे अमल तैयार किया गया है। मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। कोट अद्दू के तमाम जो है मरकजी ताजरान की आज SHO सिटी अमार यासर साहब से मुलाकात हुई। ये आज उन्होंने मीटिंग के लिए में यहाँ पे शहर की सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू की। मजीद हमारे साथ मरकजी सदर अंजुमन ताजरान उस्मान शेख साहब और SHO साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या लाहेअमल बना और आगे के लिए ताजरान का और पुलिस का क्या ताउन रहेगा। जी शेख साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कोट अद्दू की तमाम अंजुमन ताजरान की तंजीमों की मीटिंग हुई सिक्योरिटी और चौकीदार निज़ाम के हवाले से। तो उसमें हमने अप्रिशिएट किया है SHO साहब को कि उन्होंने जो कब्ज़ों को यहाँ पे नाजायज़ सिलसिला था उनको रोका है और जो चोरी का एक वाक़या हुआ है अहमद फैब्रिक्स का और शहर में जो मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें होती है उन पर तशवीश का इज़हार किया है, जिस पर SHO साहब ने कीन दहानी कराई है कि थोड़ी सी नफरी की कमी है, उस पर हम काम कर रहे हैं और जो मकसद मसाइल हैं वो मिल के अंजुमन ताजरान के साथ खासकर चौकीदारा सिस्टम को मजबूत बनाना और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखना, तो इस पर हम काम कर रहे हैं। उसके लिए जो है ना लिस्टें वगैरह बन गई हैं। हमें तवक्को है कि इंशाल्लाह पुलिस कोट अद्दू में जो वारदातें हो रही हैं और जराइम में कमी पाने पर काबू पाएगी इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी मीटिंग हुई है मरकज़ी अंजुमन ताजरान के साथ, तफसीली मीटिंग हुई है। इसमें हमने मैटर्स डिस्कस किए हैं। शहर की सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए वार्ड्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। चौकीदारे के हवाले से और CCTV के हवाले से मरकज़ी अंजुमन ताजरान से बात हुई है और इंशाअल्लाह हम आवाम और पुलिस साथ मिलकर जो जराइम का है उसके प्रिवेंटिव के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे जी इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल जी, SHO साहब और ताजरान हमारे साथ मौजूद थे। ताजरान और SHO का कहना था कि यहाँ पे हम मिलकर जो है जराइम के साथ लड़ेंगे और जो सिक्योरिटी का निज़ाम है उसके पेश नज़र CCTV कैमरे जो है साथ में चौकीदार निज़ाम को राज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शफकत मलाना, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। मैपको की टीमों ने एक रोज में 27 सार्फिन को बिजली चोरी करते धर लिया। 52,000 यूनिट्स बिजली चोरी करने पर 10,42,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। 3 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी है। मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। आपको बताएं मैपको की टीमों ने एक रोज में 27 सार्फिन को बिजली चोरी करते धर लिया। बिजली चोरी पर 10,42,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। 3 मुकदमात का इंदराज। मुल्तान सर्कल में 7 बिजली चोरों को 14,395 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। डीजी खान सर्कल में 7 बिजली चोरों को 81 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। साहिवाल सर्कल में 2 सार्फिन को 36,000 रुपए जुर्माना आयद। रहीम यार खान सर्कल में 2 सार्फिन को 20,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ में 9 सार्फिन को 7,64,912 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं महंगाई के सताए अवाम पर एक और बिजली बम गिर पड़ा। बिजली ₹1.61 महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बिजली माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के माह के लिए महंगी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक सिर्फ जून के बिलों में होगा। आपको बताएं महंगाई के सताए अवाम पर
एक और बिजली बम गिर पड़ा। बिजली 1 रुपये 61 पैसे महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के माह के लिए महंगी की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक सिर्फ जून के बिलों में होगा। आपको बताएं, महंगाई के सताए अवाम पर एक और बिजली बम गिर पड़ा। बिजली 1 रुपये 61 पैसे महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इजाफे का इतलाक सिर्फ जून के बिलों में होगा। महकमा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बिजली माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के माह के लिए महंगी की गई है। आपको बताएं, महंगाई के सताए अवाम पर एक और बिजली बम गिर पड़ा। बिजली 1 रुपये 61 पैसे महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इजाफे का इतलाक सिर्फ जून के बिलों में होगा। बिजली माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के माह के लिए महंगी की गई है। खबर शामिल करें रहीम यार खान से। रहीम यार खान में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज़रई महसूलात जमा करने के लिए सरगर्म। ज़रई महसूलात और आबियाना जमा कराने की आखिरी तारीख 30 जून है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद रजा भट्ट की खुसूसी गुफ्तगू। उनका मजीद क्या कहना है, आसिम सिद्दीक से जानते हैं। ज़रई महसूलात पर किसानों से टैक्स वसूल किया जा रहा है। 30 जून इसकी आखिरी तारीख है। ADCR अहमद रजा भट्ट हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, कौन कौन से टैक्स वसूल किए जा रहे हैं और टैक्स जो नहीं देंगे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, एक तो हमारे पास आबियाना के तौर पे हम टैक्स वसूल करते हैं जो हमें ढालबाश इरिगेशन डिपार्टमेंट से आती है। दूसरा ये है कि FBR की पुरानी लिस्ट हैं जो वो भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हैं, वो जो 2012 से चल रही हैं वो भी हमने कलेक्ट करनी होती हैं। तीसरा ये है कि हमारे पास जो अपने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो हमने वसूल कर आता है हिसाब, जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स और AC साहिबान खुद बनाते हैं, उस पर भी हम करते हैं। हमने इस वक्त ये लास्ट मंथ है 30 जून तक हमारा टाइम होता है, तो हमने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो असेस्ड वैल्यू ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो हमने 100% पूरी कर ली है। जबकि आबियाना के तौर पर हमने अभी तक 169 मिलियन कर लिया है। पिछले 3 माह से पहले हमारा कोई 120 मिलियन तक था और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 70 से 80 मिलियन इन 3 माह में हमने कवर किया है। और उनके जो रिकॉर्ड है वो ब्लॉक भी कर दिया है कि जब तक वो पेमेंट नहीं करेंगे तो हम उसको ब्लॉक रखेंगे, वो उनकी ट्रांसफ़र और ट्रांजैक्शंस ना हो सकेंगी। और लास्ट ये कि आबियाना के में हमने इतनी सख्ती की है कि तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स जो भी ज़मींदार हमें पैसे नहीं देता और हमारा नंबरदार हमें पैसे इंश्योर नहीं करता, तो हम नंबरदारों को अरेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल अरेस्ट किया जा रहा है नंबरदारों को। नंबरदार और रेवेन्यू ऑफिसर्स मिलकर ये टैक्स जो है जिसमें आबियाना ज़रई इनकम टैक्स है, ये तमाम टैक्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करें बहावलपुर से। बहावलपुर के तरक्याती काम खत्मी मराहिल में दाखिल। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर की तरक्याती स्कीमों के बारे में गुफ्तगू में क्या कहना है, मजीद जानते हैं महमूद ज़हीर से। हम मौजूद है बहावलपुर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, जहां पर मीटिंग का जायजा लिया गया कि डेवलपमेंट काम कितने जून है ख़त्म होने वाला है, तो डेवलपमेंट काम कितने रह गए हैं बहावलपुर में और कितने फंड्स आए, इन तमाम मामलात के बारे में जानते हैं डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके तवसत से बताना चाहूँगा कि अभी चूँकि हमारा फाइनेंशियल ईयर कंक्लूड होता है जून में और फर्स्ट 2 वीक्स जो हैं वो दे आर ऑलमोस्ट ओवर। हम वीकली रिव्यू मीटिंग उसकी ले रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शंस पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल डिवीजन में दैट इज़ गुड। बहावलपुर जो है 91% हमने जो टारगेट्स थे वो अचीव कर ली हैं और इंशाल्लाह 95 जो है वो हम 20 जून तक पहुंच जाएंगे। कुछ बीच में इश्यूज़ आए, आपको पता है, वो इलेक्शन कमीशन की वजह से बैन लगा कुछ अर्सा, लेकिन हमने इनको कहा है कि एक्सपीडाइट करवाएं ताकि 30 जून से पहले जो हमारे टारगेट्स हैं वो हम 100% अचीव कर लें। सर इसमें ज़रा बताइएगा कितने फंड्स आए थे हम लोगों के पास और कितने फंड्स लैप्स हुए, अगर लैप्स भी हुए तो? जी लैप्स हमारे पास फंड्स कोई नहीं हुए। जिन डिपार्टमेंट्स के कुछ हैंडीकैप्स थे, वहाँ पे साइट के इश्यूज़ थे, उनके जो एक्सेस फंड्स थे वो सरेंडर कर दिए गए हैं। स्कीमें हमारी सारी ऑनगोइंग हैं, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में फंड्स हमारे पास वापस आ जाएंगे। ओवरऑल हमारा जो ADP था प्लस फाइनेंशियल उसमें जो हमें ग्रांट मिली थी प्रोविंशियल लेवल से, वो हमारा क्वांटम जो था वो इट वाज अबव 3 बिलियन रुपीज़। इसमें सारे डिपार्टमेंट्स थे, एजुकेशन भी था, लाइफ स्टॉक के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, एग्रीकल्चर के थे और ओवरऑल हमारा जो हाईवे है मेजर चंक उसका था। जी अभी आप सुन रहे थे डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर साहब को, जो कि बता रहे थे कि बहावलपुर ज़िला को 3 अरब रुपए से ज़ायद 3
अरब से ज़ायद के मालियत के तो अभी काम दिए गए थे, इससे पहले भी बेशतर भी कई काम हो चुके हैं, जैसे कि बावलपुर यजमान रोड 2 अरब रुपए के नज़दीक बनी थी, लेकिन फिलहाल जो 3 अरब के काम पेंडिंग रहते थे वो फौरी तौर पर महमूद ज़हीर, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताया डिप्टी कमिश्नर रिजी खान महर शाहिद जमान लक की ज़ेर सदारत इजलास किसान बाजारों में आरी पेस्टिसाइड्स खाद और स्टॉक दस्तयाबी के लिए पिक्टोरियल शवाहिद तलब, असिस्टेंट कमिश्नर्स को प्राइस और सैनिटरी वर्कर्स की हाजिरी, वेस्ट लिफ्टिंग को चेक करने की भी हिदायत, रेवेन्यू स्टाफ को गरा फरोशों महासिल वसूली के लिए अलसुबह फील्ड में निकलने का हुक्म, ईद उल अज़हा इंतजामात की वर्किंग जारी रखने और मजीद बेहतरी के लिए काविशें जारी रहेंगी। आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर रिजी खान महर शाहिद जमान लक की ज़ेर सदारत इजलास किसान बाजारों में मयारी पेस्टिसाइड्स और खाद स्टॉक दस्तयाबी के पिक्टोरियल शवाहिद तलब हैं। एसीज को प्राइस कंट्रोल, सैनिटरीज वर्कर्स की हाजिरी, वेस्ट लिफ्टिंग को चेक करने की भी हिदायत, रेवेन्यू स्टाफ को गरा फरोशों महासिल वसूली के लिए अलसुबह फील्ड में निकलने का हुक्म जारी, ईद उल अज़हा इंतजामात की वर्किंग जारी रखने के लिए अहम किरदार। अब आपको बताएं असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आमिर महमूद का गल्ला मंडी में लगाए किसान सहूलत बाजार का दौरा, किसानों को फराहम किए जाने वाले बीज, खाद और सस्ते दामों फराहम की जाने वाली ज़रूरी मशीनरी के अमल का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं कि कपास की ज्यादा पैदावार के लिए सहूलियात बाजार अहम किरदार अदा करेंगे। बाजारों में मॉनिटरिंग ऑफिसर किसानों को मुफीद मशवरे देंगे। आपको बताएं एसी आमिर महमूद का गल्ला मंडी में लगाए किसान सहूलत बाजार का दौरा, हारूनाबाद में बीज, खाद और ज़रूरी मशीनरी के अमल का जायजा लिया गया। कपास की ज्यादा पैदावार के लिए सहूलत बाजार कायम कर दिए गए हैं। साथ में स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।